अब हम पढ़ेंगे सैयद एहतशाम हुसैन की किताब उर्दू की कहानी का 12वां बाब यानी 12वां चैप्टर। कुछ नए कुछ पुराने। हिंदुस्तानी ज़िंदगी के बदलने का जो नक्शा पिछले बाब में खींचा गया था, उससे अंदाज़ा होगा कि तब्दीलियां आहिस्ता आहिस्ता होती हैं। कहीं नयापन बहुत नुमायाँ दिखाई देता है, कहीं पुरानेपन की जड़ें मजबूत नज़र आती हैं, कहीं दोनों को मिलाने वाली कोशिश होती है। गरज की ज़िंदगी एक सीधी लकीर की तरह नहीं होती। ये बातें अदब में पेचीदा होकर सामने आती हैं। इसलिए अब हम जिन लोगों का जिक्र करना चाहते हैं, उनमें पुराने और नए दोनों के अक्स देखे जा सकते हैं। बाज़ ज़िंदगी की सूझबूझ में बहुत आगे हैं, बाज़ पुरानी राह पर चल रहे हैं, मगर उनके बयान में नयापन है। सर सैयद, हाली, आज़ाद, शिबली, नज़ीर अहमद, शरर और सरशार ने उर्दू अदब में जो इजाफ़े किए थे, उनको सामने रखकर नए अदीबों और शायरों ने उर्दू अदब के दामन में बहुत से मोती और जवाहर डाल दिए और हालात में जो तब्दीलियां हो रही थीं, अदब को उनके मुताबिक बनाने की कोशिश की। गज़ल पर जो शायरी की बहुत अहम सनफ़ रह चुकी थी, नए दौर में हाली वग़ैरह के असर से उसकी मकबूलियत में कुछ कमी ज़रूर हुई और लोगों ने समझा कि नज़में ज़्यादा मुफीद और कारआमद होती हैं, लेकिन फिर भी गज़ल ज़िंदा रही और नए रूप में नया लिबास पहनकर महफ़िल को अपनी तरफ मुतवज्जे करती रही। मुबालगा, काफ़िया पैमाई, रस्मी ख़यालात कम हो गए और सच्चाई के साथ दिल की बातें लिखी जाने लगीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पहले ऐसा होता ही न था, बल्कि हुआ ये था कि गज़ल एक रस्मी चीज़ बनकर रह गई थी। अब शाद, हसरत, सफ़ी, सीमाब, असगर, फ़ानी, अज़ीज़, साक़िब, जिगर, असर और यगाना वग़ैरह ने उसमें नई रूह फूंकी। उन्होंने गज़ल की रंगीनी को बाकी रखते हुए उसमें आला ख़यालात, सच्ची दिली कैफ़ियतें और ज़िंदगी की उलझनों के खाके पेश किए। इसका नतीजा ये हुआ कि नया इंसान उनमें अपने दिल की धड़कनें सुनने लगा। गज़ल के पुरानेपन में नया रंग झलक उठा। सैयद अली शाद अज़ीमाबाद, पटना के रहने वाले थे। 1928 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। नज़्म व नस्र में बहुत सी किताबें लिखीं। वो शायर भी थे और आम भी, लेकिन उनकी असल शोहरत गज़लों की वजह से है, जिनका मजमुआ मैखाना अल्हाम के नाम से छप गया है। बाज़ दूसरे मजमुए भी शाये हुए हैं। नस्र में भी उनकी कई दूसरी किताबें शोहरत रखती हैं। हसरत मोहानी का नाम फजलुल हसन था। बहुत बड़ी सियासी लीडर थे और हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में हमेशा आगे आगे रहे। नज़्म और नस्र में बहुत लिखा है, लेकिन उनकी गज़लों में जो मिठास और रंगीनी है, उसका मज़ा हर उर्दू पढ़ने वाले की ज़बान पर रहेगा। 1952 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। उनका कलाम कुल्लियात हसरत के नाम से छप चुका है। सैयद अली नकी सफ़ी लखनऊ के मशहूर शायर थे। उन्होंने क़सीदे, मसनवियाँ, मरसिए, गज़लें, नज़में सभी लिखी हैं। कौमी और मजहबी मसाइल पर बड़ी दिलकश नज़म लिखते थे। ख़य्याम की रुबाइयों का तर्जुमा उर्दू में किया था, जो छप न सका। नज़मों के कई मजमुए छपे। गज़लों का एक ही मजमुआ मरने के बाद छपा। 1951 ईस्वी में इस जहान फ़ानी से कूच किया। आशिक़ हुसैन सीमाब आगरा के मशहूर शायर थे। अपने उस्तादाना रंग के लिए मशहूर हैं। नज़्म और गज़ल दोनों पर कुदरत थी। नस्र में बहुत सी किताबें लिखीं। उनकी छपी हुई किताबों की तादाद बहुत है, जिनमें कलीम अजम, कार इमरोज़, सदरतुल मुंतहा मशहूर हैं। 1951 ईस्वी में कराची में दार फ़ानी से रुखसत हुए। असगर हुसैन असगर गोंडवी सूफियाना रंग के शायर थे। कम कहते थे, लेकिन जो कुछ कहा है वो अहम समझा जाता है। 2 मजमुए निशात रूह और सुरूद ज़िंदगी छप चुके हैं। 1936 ईस्वी में इंतकाल हुआ।
शौकत अली फ़ानी बदायूनी उर्दू के मशहूर गज़ल गो थे। गम व अलम के मज़ामीन बड़ी दिलकशी से लिखते थे। उम्र का आखिरी हिस्सा हैदराबाद में बसर हुआ। सन 1942 ईस्वी में इंतकाल हुआ। सारा कलाम कुल्लियात फ़ानी के नाम से छप गया है। मिर्ज़ा हादी अज़ीज़ लखनवी उर्दू के अहम शायरों में से थे। लखनऊ के रंग में जो तब्दीलियाँ हो रही थीं, उनकी नुमाइंदगी अज़ीज़ के यहाँ होती है। उन्होंने गज़लें भी कहीं और नज़में भी, लेकिन उनको शोहरत गज़ल गो और कसीदा निगार की हैसियत से हुई। कसीदों का मजमुआ सहीफ़े विला और गज़लों का मजमुआ गुलकदा और अंजुम कदा के नाम से छप चुके हैं। ज़ाकिर हुसैन साक़िब क़िज़िलबाश की शायरी पर मीर और गालिब की पैरवी का असर नुमायाँ है। दीवान साक़िब शाये हो चुका है, उनका भी इंतकाल हो चुका है। अली सिकंदर जिगर मुरादाबाद के रहने वाले थे। बड़े रंगीन, खूबसूरत और पुरकैफ शेर कहते थे। 3 मजमुए शाये हो चुके हैं, जिनमें शोले तूर और आतिश गुल मशहूर हैं। उनका भी इंतकाल हो चुका है। नवाब ज़फ़र ख़ां असर लखनवी उर्दू के बहुत अहम शोरा में से हैं। नज़्म व नस्र दोनों पर कुदरत रखते हैं। बहुत सी किताबें लिख चुके हैं। दूसरी ज़बानों से नज़्म व नस्र में तर्जुमे भी किए हैं। गज़ल गो की हैसियत से काफ़ी शोहरत रखते हैं। गज़लों के मजमुए बहारां और नौबहारां मशहूर हैं। मंजूम तर्जुमों का मजमुआ रंग बस्त और भगवत गीता का तर्जुमा नग़्मा जावेद के नाम से शोहरत रखते हैं। मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास व यगाना असलन पटना के रहने वाले थे। बहुत दिन हैदराबाद में रहे। आखिर उम्र लखनऊ में बसर हुई। गज़ल में ज़ोर और बांकपन जो उनके यहाँ मिलता है, कम शायरों के यहाँ है। रुबाइयाँ भी बहुत अच्छी कही हैं। गज़लों के मजमुए आयात वजदानी और गंजीने मशहूर हैं। 1956 ईस्वी में इंतकाल किया। उनके अलावा भी बहुत से शोरा ऐसे हैं जिनके बारे में जानना मुफीद होगा, लेकिन यहाँ गुंजाइश नहीं है। नज़्म लिखने का जो सिलसिला हाली, आज़ाद, शिबली और अकबर चला था, उसने एक गैर मामूली शायर डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल को जन्म दिया, जिन्होंने फ़लसफ़ा और शायरी, रंगीनी और संजीदगी को इस तरह मिलाया कि शायरी जादू भी बन गई और इल्म भी। उन्होंने इंसानों की अज़मत, आज़ादी और क़ुव्वत के गीत गाए। इकबाल ने फ़ारसी में बहुत सी नज़में लिखीं। उर्दू में 4 मजमुए शाये हुए: बांग दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमग़ान हिजाज़। वो सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि कौमी रहनुमा भी थे। 1938 ईस्वी में इस दुनिया से कूच किया। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त भी इसी दौर के शायर थे। उन्होंने हिंदुस्तान की कौमी ज़िंदगी की तस्वीर कशी बड़ी खूबसूरती से की है। 1926 में इंतकाल किया और इसी साल उनका मजमुआ सुबह वतन शाये हुआ। उनके नस्र के मज़ामीन भी अहमियत रखते हैं और छप चुके हैं। दुर्गा सहाय सुरूर ने जदीद उर्दू शायरी में अपनी मंजर निगारी और जज्बात निगारी से इजाफ़ा किया। उनके मजमुए भी छप चुके हैं। उनके अलावा सलीम पानीपती, अज़मतुल्लाह ख़ान, खुशी, मोहम्मद नाज़िर, नादिर काकोरी वग़ैरह काबिल ज़िक्र हैं। नावल निगारी का जो सिलसिला नज़ीर अहमद और सरशार के ज़माने से शुरू हो चुका था, उसमें भी बराबर इजाफ़े होते रहे। इस सिलसिले में सबसे अहम नाम मिर्ज़ा मोहम्मद हाजी रसवा का है। उन्होंने बड़े फितरी अंदाज में उमराव जान अदा और शरीफ ज़ादा नामी नावल लिखे। ख्वाजा हसन निज़ामी ने तारीख़ी कहानियाँ और मज़ामीन ऐसे दिलकश तरीक़े से लिखे कि अफ़साना हकीकत बन गया और हकीकत अफ़साना मालूम होने लगी। ख़ासकर गदर दिल्ली के बारे में उनकी किताबें पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। 1958 ईस्वी में उन्होंने बड़ी उम्र में इंतकाल किया। राशिदुल खैरी ने नज़ीर अहमद के रंग को जारी रखा और ख़ासकर औरतों की ज़िंदगी के गमनाक पहलुओं पर नावल और अफ़साने लिखे, जिनकी तादाद बहुत है। उन्हें मुसव्विर गम भी कहा जाता है। इस ज़माने में सबसे ज़्यादा तवज्जो इल्मी और अदबी मसाइल की तरफ की गई और तहक़ीक़ी काम की लगन लोगों में पैदा हुई। मौलाना अब्दुल हक़ ने हाल ही के रंग में तनक़ीद ही की तरफ तवज्जो नहीं की, बल्कि उर्दू की पुरानी किताबें ढूंढ कर निकालीं और उन्हें शाये किया।
اردو زبان کے متعلق بہت سی معلومات اکٹھا کیں اور انہیں سادہ زبان میں پیش کیا۔ 1948 عیسوی میں کراچی گئے، انجمن ترقی اردو قائم کی اور علمی کام میں لگے رہے۔ 1961 عیسوی میں انتقال کیا۔ مولانا سلیمان ندوی جو مولانا شبلی کے جانشین تھے، بہت بڑے عالم، مذہبی پیشوا اور ادیب تھے۔ انہوں نے بہت سی مذہبی اور ادبی کتابیں لکھیں اور اردو کا دامن وسیع کیا۔ ابھی چند سال پہلے کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ادبی کتابوں میں خیام اور نقوش سلیمانی اہم ہیں۔ اس دور کے اہم لکھنے والوں میں مولانا عبد الماجد دریابادی بھی ہیں۔ انہوں نے بھی بہت سے مذہبی، فلسفیانہ، علمی اور ادبی موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں۔ وہ خوبصورت نثر لکھتے ہیں اور اپنی بات اثر کرنے والے انداز میں کہتے ہیں۔ ادبی مضامین کے کئی مجموعے اور بہت سی کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ اس عہد کے لکھنے والوں میں نیاز فتح پوری کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ ان کی مشکل فارسی آمیز لیکن رنگین اور دلکش نثر میں مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر کی جھلک تھی، لیکن بہت جلد ان کا خود اپنا رنگ بن گیا، جس کی چاشنی کسی اور کے یہاں نہیں ملتی۔ انہوں نے مذہبی، فلسفیانہ، علمی، ادبی مضامین کے علاوہ ناول اور افسانے اور ڈرامے بڑی تعداد میں لکھے ہیں اور بہت سے لکھنے والوں کو متاثر کیا ہے۔ ان کے تصانیف کی تعداد بہت ہے اور ہر تصنیف ادبی رنگ سے مالا مال ہے۔ 1966 عیسوی میں کراچی میں انتقال کیا۔ پروفیسر محمود شیرانی اس دور کے بڑے محقق گزرے ہیں۔ ان کی نثر میں ادبی رنگ کم ہوتا ہے، لیکن وہ چھان بین کر کے ادب کے متعلق کہے گئے ہیں، جن سے ادب اردو کی تاریخ لکھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ کئی سال ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ تحقیقی اور تنقیدی کام کرنے والوں میں سید مسعود حسن رضوی ادیب کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے سادہ اور دلکش انداز میں اردو شاعری کے متعلق بہت سی غلط فہمیوں کا جواب دیا ہے اور کئی کتابیں بڑی تحقیق کے بعد چھپوائی ہیں۔ ان کی تصانیف میں ہماری شاعری سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ان کی ایک اہم کتاب اردو ڈرامہ اور اسٹیج شائع ہو گئی ہے۔ نصیر الدین ہاشمی، جن کا انتقال چند سال پہلے ہوا، کئی تحقیقی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان حضرات کے علاوہ ادبی تحقیق اور تنقید کا کام قاضی عبدالودود، ڈاکٹر عبداللہ عرشی رام پوری، ڈاکٹر نذیر احمد، مالک رام، جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح مولانا عبد الباری، شاہ معین الدین ندوی، ریاست علی ندوی، مولانا عبدالسلام ندوی، صباح الدین، عبد الرحمن، نجیب اشرف ندوی کے کام بھی ایسے نہیں ہیں جنہیں تاریخ ادب بھلا سکے، مگر بچوں کے لیے اس مختصر خاکے میں ان کے متعلق کچھ لکھا نہیں جا سکتا۔ حالی اور آزاد کے عہد سے اس وقت تک جن لکھنے والوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو مغربی ادب سے متاثر ہوئے، لیکن انہوں نے بڑے پیمانے پر مغربی طرز فکر، انداز نظر اور خیالات کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن اب جو منزل آتی ہے وہ سیاسی اور ذہنی کشمکش کی منزل ہے، اور اس میں لوگوں کو دوسری طرح سوچنا اور خیالوں کو پیش کرنا پڑا۔ ان کا ذکر آئے گا۔